नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, साक्षात्कार इंटरव्यू हिंदी टीजीटी 2016 की जो साक्षात्कार चल रहे हैं, आपका 23 से फिर लगा हुआ है। 9, 10, 10, 11 हुए थे और 23 से आपका लगा हुआ है इंटरव्यू साक्षात्कार। पीजीटी का साक्षात्कार समाप्त हो चुका है, टीजीटी का केवल रह गया है और 23 से लेकर 16 दिसंबर तक ये चलेगा। और इसमें जितने भी छात्र हैं अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो सभी लोग तैयारी में लगे रहिए और 10 प्रश्नों की श्रृंखला को देखते रहिए। तो हम श्रृंखला लेकर आए हैं 10 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें सवाल हमारा जवाब भी हमारा ही होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं। तो वीडियो को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका जितने भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ज़रूर नोटिफिकेशन जाएंगे, अगर बेल आइकन को दबाए रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके रखे गए थे जिसका जवाब हमको देना है। फिर आपको 10 प्रश्न के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, वर्दे वीणा वादनी में वीणा वादनी का क्या अर्थ है? तो वीणा वादनी का अर्थ है वीणा को बजाने वाली, यानी वीणा को बजाने वाली, अर्थात सरस्वती। अर्थात सरस्वती। वीणा पाणी भी कहा जाता है, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी है। तो वीणा को बजाने वाली अर्थात सरस्वती। तो आप बता सकते हैं वीणा वादनी का अर्थ यही है। छोटे में आपको कह के निकल लेना है, फिर अगले सवाल पे आपको जाना। बहुत लंबा आपको नहीं खींचना है, बस थोड़ा सा बता के आप आगे चलिए, तो आप प्रश्न आपसे फिर करते रहेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, साकेत किस भाषा का शब्द है? तो साकेत पाली भाषा का शब्द है, बताया गया है पाली भाषा का शब्द है साकेत। इसको आप जानते रहिए, पाली भाषा का शब्द है साकेत। इसका होता है अर्थ अयोध्या। तीसरे प्रश्न की तरफ तो चलते हैं। काव्य हेतु में प्रतिभा के कितने भेद होते हैं? तो काव्य हेतु में प्रतिभा के 2 भेद होते हैं। पहला है कार्यत्री और दूसरा है भावत्री। ये 2 भेद है किसके? प्रतिभा के 2 भेद हैं। अब कार्यत्री क्या होता है? तो कार्यत्री होता है कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा, कार्यत्री कहलाती है। और भावत्री जो है सहृदय का उपकार करने वाली प्रतिभा भावत्री कहलाती है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथे प्रश्न, ओज गुण के अंतर्गत कौन कौन से रस आते हैं? तो ओज गुण के अंतर्गत आपके आते हैं उत्साह, वीर, बीभत्स, रौद्र, ये सब आपके ओज गुण के अंतर्गत आते हैं। तो गुण बताया गया ओज, माधुर्य, प्रसाद, तीनों के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो बचता है आपके प्रसाद में और बाकी जो बचता हो मधुर में, बाकी प्रसाद में, दोनों आते हैं। कबीर जी यमुना को किसका प्रतीक मानते हैं? तो यमुना को पिंगला नाली, जो पिंगला नाली है उसको यमुना का प्रतीक मानते हैं। आप जानते रहिए। इड़ा को गंगा का प्रतीक इड़ा, गंगा शब्द जो है प्रतीक क्या है? इड़ा। और यमुना पिंगला, यमुना को पिंगला का प्रतीक मानते हैं। दोनों आपको बता दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी में उपसर्गों की कुल कितनी संख्या है? तो कुल उपसर्गों की संख्या 13 है। कुल उपसर्गों की संख्या 13 है,
लेकिन कुछ विद्वान इसको घटाकर 10 कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? 10 कर दिए हैं। तो आप दोनों जानते रहिए 13 और 10। तो 13 मिलता है कुछ विद्वान, लेकिन 10 ही मानते हैं। आप दोनों जानते रहिए, जैसा उचित होगा वो आप बता सकते हैं कि सर्व उपसर्गों की संख्या हिंदी में 13 है और कुछ विद्वान इसको घटाकर 10 कर दिए हैं। ठीक है, पूछेंगे आपके अनुसार कितना है, तो आप अपने अनुसार बताइएगा 13 ही है। आप जान रहे हैं, उसको गिन के आप बता दीजिएगा कौन कौन से उपसर्ग हैं। इसको तो आप याद कर लीजिए कितने उपसर्ग हैं, 13 हैं, 10 हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या क्या है, कु है, सु है, क्या क्या है, उसको आप 13 याद कर लीजिए। कौन कौन से उपसर्ग है, पूछा जा सकता है कौन कौन से। उनको तो बस इतने कहना है कौन कौन से, फंसना तो आपको है, जान ही रहे हैं। इतना कह के चलिए आप बताइए। तो जो कुछ ऐसे चीज़ें जिसको आप जो याद करने लायक है उसको याद कर लीजिए। जैसे उपसर्गों की संख्या याद कर लीजिए, कामायनी के सर्ग याद कर लीजिए, रामानंद के शिष्य याद कर लीजिए, आलवारों की संख्या याद कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको 84 सिद्धों की संख्या 84 नहीं याद करना है। ये आपको और हमें भी पूरी तरह से मालूम है कि 84 की सिद्धों की संख्या जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं मालूम है। ये गारंटी है मेरी, उनको खुद नहीं मालूम है 84 सिद्धों की संख्या। तो आपको क्या मालूम होगा? तो आपको 84 सिद्धों की संख्या वो पूछते भी हैं और पहली बात तो पूछेंगे नहीं 84 सिद्धों की संख्या। ठीक है, तो 84 सिद्धों की संख्या याद करना, जो छोटे छोटे हैं तो इसको याद कर लीजिए, कामायनी के सर्ग को याद कर लीजिए। फिर इसके बाद वीर रस कितने प्रकार के याद कर, हास्य पर कितने प्रकार के होते हैं याद कर लीजिए। सात्विक भाव कितने होते हैं याद कर लीजिए। रस कितने होते हैं, अलंकार कितने याद कर लीजिए। ठीक है, ये छोटे छोटे जो है इसको आप तैयार करके चलिए। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाओं का वर्णन है, 10 है, तो उसको याद करिए बस। और जो ज़्यादा है उसको विकल्प कतई नहीं, 2-4 आप जानते रहिए, उससे काम चल जाएगा आपका। अगला प्रश्न है वैकल्पिक द्वंद्व समास का कोई उदाहरण बताइए। तो वैकल्पिक द्वंद्व जानते हैं, समास 3 प्रकार का, वैकल्पिक, इतरेतर, समाहार। तो वैकल्पिक जब आपसे पूछा जाए तो आप जानते हैं वैकल्पिक मतलब विकल्प होता है। जैसे आपको 4 विकल्प दे दिया जाए ना, तो यही वैकल्पिक है। आप इसमें से सही लगाइए कि रामानंद के शिष्य कौन नहीं है, तो आप लगा सकते हैं ये चाहे जो। तो इस तरह से वैकल्पिक द्वंद्व होता है, उसमें आपको एक चुनना होता है। तो जब पूछेंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास का कोई उदाहरण बताइए, तो आपको बता देना है गर्म या ठंडा। गर्म या ठंडा है, गर्म या ठंडा, बात वही है। बोला था है ठंडा लेकिन लिखा था ठंडा। ठीक है, तो इसको आप भी ध्यान से रहिए। अगर वो ठंडा कहे लिखने को तो आप ठंडा लिखेंगे, ठंडा नहीं। इसको पूरी तरह से ध्यान में रखिए, ठंडा और ठंडा बहुत फर्क है। जो मुख से बोले वही लिखेंगे। अगर चिन्ह बोलते हैं चिन्ह लिखिए, अगर चिन्ह बोलते हैं तो चिन्ह लिखिए। इसको आप अपने हिसाब से नहीं को बोल दिए चिन्ह और आप लिख दिया चिन्ह, तो आपका गलत हो जाएगा। सभी क्या हो जाएंगे? सभी गलत हो जाएंगे। अगर चिन्ह बोलते हैं चिन्ह चिन्ह लिखिए। ठीक है, तो गर्म ठंडा, तो ये वैकल्पिक द्वंद्व है। तो देखिए वैकल्पिक जब आप कहीं जाएंगे साथी के यहाँ या मेहमान के कहीं भी जाते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा भैया आपको गर्म चाहिए या ठंडा। जब इसका आप करेंगे विग्रह तो गर्म या ठंडा, तो आप दोनों नहीं मांग सकते। तो आप ये थोड़ी कहेंगे हमको समशीतोष्ण में या शीत गर्म दे दीजिए। आप जब भी कहेंगे या कहेंगे थोड़ा ठंडा मंगा दीजिए या थोड़ा गर्म यानी चाय मंगा दीजिए, तो एक ही मंगाएंगे। तो यहाँ क्या है, वैकल्प, आपको विकल्प वहाँ दे रहे हैं। जब भी आप जाते हैं नात रिश्तेदार कहीं भी, तो आपको विकल्प दिया जाता है, भैया गर्म चाहिए, गर्म या ठंडा। तो आप एक ही बोलेंगे गर्म या ठंडा में से। वहाँ दो नहीं कहेंगे ना, तो दोनों एक मिला के कर देंगे तो समशीतोष्ण शीतोष्ण हो जाएगा, जिसको शीत गर्म बोलते हैं गाँव में। तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। ठीक है, ये वैकल्पिक है। अगला जैसे दिन या रात, ये भी है दिन या रात, तो ये भी वैकल्पिक है। भाई कह देना कि चलिए दिन में आना है कि रात में, तो दोनों में से एक विकल्प आपको दिया जाएगा, दोनों नहीं कि दिन रात आइए। ठीक है, अगला नाटक किसे कहते हैं। नाटक किसे कहते हैं हम कई बार बताए हैं, तो देखो सामने आ गया। तो नाटक में मूल शब्द है नट। क्या है? नट। आपको छोटे में बता देना है कि नट कलाकर्मी द्वारा किया गया कर्म नाटक कहलाता है। यानी नटकर्मी द्वारा किया गया कर्म नाटक कहलाता है, या रंगमंच पर
अभिनय द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है वही क्या है, नाटक होता है। कहो तो आपको बढ़ा चढ़ा के उसको घुमा फिरा के नहीं कहना है, नहीं तो आप उसमें खुद भूल जाएंगे। 9वां है निराला जी की कोई पंक्तियां सुनाइए। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, आप कोई पंक्ति आप एक याद कर सकते हैं, कोई पंक्ति आप एक याद कर लीजिए। ठीक है, निराला की, निराला की, महादेवी की, जयशंकर, पंत, जितने हैं इत्यादि सब, सबको किसी में से एक सुना सकते हैं। हिंदी नवरत्न में कितने कवियों को शामिल किया मित्र बंधुओं ने? जी हाँ, हिंदी नवरत्न जो मित्र बंधु का है 1910 में आया, इसमें इन्होंने कितने कवियों को शामिल किया है? तो 9 कवियों को शामिल किया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 9 कवि कौन कौन है, तो आपको बता दें, चंद्र बरदाई हैं, बिहारी हैं, देव हैं, तुलसी हैं, केशव हैं, कबीर हैं, हरिश्चंद्र यानी हरिश्चंद्र मतलब भारतेंदु हैं, त्रिपाठी बंधु हैं और सूरदास हैं। सूरदास और त्रिपाठी बंधु, तो यानी आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और त्रिपाठी बंधु में 3 लोग आते हैं, तो उनको एक ही माना गया है, मोतीराम भूषण चिंतामणि। तो आपके 9 कवि हो जाते हैं। इसके लिए हम सूत्र आप लोग को बहुत पहले बता दिए थे, अब अगर आप लोग याद करना चाहते तो याद कर सकते हैं। हम बताए थे चंद बिहारी दे तू केक, इसी तरह बताया गया था, चंद बिहारी दे तू केक, हरि त्रिपाठी सूर को देख, सूर को देख। तो आपको हम व्याख्या करके बता दे रहे, चंद बिहारी यानी चंद्र बरदाई, बिहारी से बिहारी, दे से देव, तू से तुलसी, के से केशव, का से कबीर, हर से हरिश्चंद्र यानी भारतेंद्र, त्रिपाठी से त्रिपाठी बंद और सूर से सूरदास। तो आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी आपका ये 10 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब आपको मिलते हैं 10 सवाल, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है जवाब सभी को। और सभी लोग जान रहे हैं कि पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं, और आप लोग का इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, और आप लोग का सिलेक्शन भी होगा। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न में, जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। प्रश्न बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा घुमा देंगे, जैसे यहाँ घुमाया जा रहा है उसी तरह से आपको आयोग में भी घुमा देंगे। ठीक है, कमरे में नहीं वहाँ की आपको दौड़ा के घुमाया जाएगा, प्रश्नों को घुमा के आपको दिया जाएगा, आप उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे बस। पहला प्रश्न है, अष्टछाप में पिता पुत्र की जोड़ी कौन सी है? तो अष्टछाप में पिता और पुत्र की जोड़ी से कौन कौन जाने जाते हैं, ये बताना है। दूसरा है, फिर अष्टछाप में कौन कवि पहले राम भक्ति और बाद में कृष्ण भक्ति हुए? प्रश्न तो बनता ही है। अब अष्टछाप से बहुत प्रश्न है, लेकिन 2 ही प्रश्न बनाए हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड का चंद्र बरदाई किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड का चंद्र बरदाई किसे कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? ये भी आप जान रहे हैं, लेकिन बता देंगे तो अच्छी बात रहेगी। मिस्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन बताइए। देखिए, अभी फिर मिस्र बंधु पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब मिस्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन बताना है, कैसे कैसे काल विभाजन किए हैं। इन्हें जो बताया है, आदिकाल को कैसे किए हैं, भक्ति काल को, रीत काल को और आधुनिक काल को कैसे कैसे काल विभाजन किए हैं, वो आपसे पूछा गया कैसे कैसे बताना है। कब से कब आदिकाल का, कब से कब भक्ति काल, कब से कब रीत काल, कब से कब आधुनिक काल का, ये मिस्र बंधु के अनुसार बताना है, अपने अनुसार नहीं। आलवार भक्तों की संख्या एवं नाम बताइए। देखिए, हम यहाँ पूछ लिए हैं, तो आप लोग को एक बार आगाह कर दे रहे हैं कि आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए। 12 जो संख्या है, हम तो मान लीजिए आपको बता दिए, यहाँ आप लोग जान भी रहे हैं, तो हम संख्या तो बता दिए, मुख से निकल गया तो अब बता दिए हैं कि आलवारों की संख्या जो 12 है, उनके नाम बताइए। लेकिन नाम आपको बताना है, चाहे देख के बताइए, अगर याद है तो अच्छी बात है, देख के बताएं तो और अच्छी बात है, याद हो जाएगा। अगला है,
भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वीर रस के कितने भेद माने हैं? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वीर रस के कितने भेद माने हैं? 8वां है रोला छंद का कोई उदाहरण सुनाइए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। 9वां है कृष्ण भक्ति कवियों के लिए उपजीव सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? ये प्रश्न देखिए, बहुत ना अंदर से ना ऊपर से आप लोग जान रहे हैं, कहाँ से प्राप्त हुई? कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है महाभारत के किस पर्व में राम कथा का वर्णन है? क्योंकि राम कथा से आपसे पूछा जा रहा है तुलसीदास के बारे में, जो रामचरितमानस लिखे तो उसी का इसमें बताया गया है महाभारत के किस पर्व में राम कथा का वर्णन है। ये आपके 10 सवाल हो गए और कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा जवाब। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं, लेकिन एक बात और, जो टीजीटी पीजीटी 2020 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी सुनहरा मौका है, वो भी इस प्रश्नों को एकत्रित करके लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आप अगर इसको सबको एकत्रित कर लेते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।